गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का थर्ड क्लास करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या होता है ये हमें पता है, पर फिर से एज अ रिविजन देखते हैं। कॉर्पोरेट वेल क्या होता है? इट इज अ वेल जो कंपनी और उसके मेंबर्स को सेपरेट करता है, और कंपनी का रहता है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी जो भी काम करती है अपने नाम पे करती है, अपने नाम पे ट्रांजैक्शंस करती है, और उसके लिए उसके जो मेंबर्स है वो लायबल नहीं रहते हैं। और यही जो कॉर्पोरेट वेल जो कंपनी और मेंबर्स को सेपरेट करता है, जो वेल है अगर उसको लिफ्ट किया जाता है, लिफ्ट तब होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में क्या हो जाता है, कंपनी का जो भी एक्ट है वो यही मान लिया जाता है कि मेंबर्स का भी वो एक्ट है। अब दोनों सेपरेट नहीं रहते हैं और कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रहता है ये कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करने के बाद। अब यही माना जाता है कि एक्ट्स ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू एक्ट्स ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, और जो मेंबर्स है उन लोग भी लायबल रहते हैं उस काम के लिए। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कब किया जाता है? वो तब किया जाता है जब कोर्ट को ये लगता है कि जो मेंबर्स है उन लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, और ये वेल के पीछे, वेल जो पर्दा है जो सेपरेट करता है उसके पीछे उन लोग कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, कंपनी का जो सेपरेट लीगल एंटिटी है उसका मिसयूज कर रहे हैं, उसका कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मिसयूज कर रहे हैं। तब जो कोर्ट है वो इस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करती है। तो वही है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। इसको फिर से हम लोग रिवाइज करने के लिए रीड करते हैं। यहाँ पे क्या है? देयर आर सर्टेन केसेस और सर्कमस्टांसेस व्हेन द कॉर्पोरेट वेल हैज बीन लिफ्टेड, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी which states that a company has an independent legal entity separate from its shareholders has been disregarded or ignored। तो कॉर्पोरेट वेल में क्या होता है, ये कंपनी का जो इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी होता है, सेपरेट लीगल पर्सनालिटी होता है, जो अलग रहता है उसके शेयर होल्डर से, ये वाले कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में। और ये जो केसेस है किस किस केसेस में होता है वो दो में कैटेगराइज है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था अबाउट जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस विथ फ्यू केस स्टडीज, और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। पहला स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में है रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम। तो यहाँ पे है कि कंपनी में मेंबर्स होते हैं, और हमें पता है कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स चाहिए होते हैं 7, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स चाहिए होते हैं 2। ठीक है, 2। और इसमें कहा जा रहा है रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम। स्टैट्यूटरी का क्या मतलब होता है? स्टैट्यूटरी का मतलब होता है दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। मतलब लॉ का क्या रिक्वायरमेंट है फॉर द कंपनी, और लॉ एज पर लॉ पब्लिक कंपनी में बिलो 7 नहीं होना चाहिए और प्राइवेट कंपनी में बिलो 2 नहीं होना चाहिए। तो स्टैट्यूटरी का मतलब वही है, डिसाइडेड, कंट्रोल्ड और रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे है कि अगर कोई कंपनी में स्टैट्यूटरी मिनिमम लिमिट से कम रहा नंबर ऑफ मेंबर्स, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो मेंबर्स है उन लोग लायबल रहेंगे, और उसका भी कुछ कंडीशन है वो देखते हैं। यहाँ पे द कंपनीज एक्ट provides that if at any time the number of members of a company is reduced below the prescribed statutory minimum limit। ठीक है, जो प्रिस्क्राइब्ड स्टैट्यूटरी मिनिमम लिमिट है जो कि है पब्लिक कंपनी में बिलो 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड बिलो 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, एंड ऐसे मेंबर्स कम है, अगर कोई कंपनी है सपोज और उसमें मेंबर्स 5 है और वो है पब्लिक कंपनी और वो कंपनी चल रहा है, तो वहां पे क्या है, एंड इवन देन द कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस। 5 मेंबर्स है पब्लिक कंपनी में, फिर भी जो मेंबर्स है उन लोग बिजनेस को कैरी कर रहे हैं फॉर मोर देन 6 मंथ्स, और 6 मंथ से ज्यादा हो गया है, विथ रिड्यूस्ड नंबर। वही 5 मेंबर्स के साथ, पब्लिक कंपनी है 5 मेंबर्स के साथ ही उन लोग बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर मोर देन 6 months with reduced number, then every member who is aware of this fact shall be liable for all the debts of the company which were contracted during that period। तो उस केस में जितने भी मेंबर्स है जिन लोग को इस फैक्ट के बारे में पता है, दे नो कि बिलो द मिनिमम स्टैट्यूटरी लिमिट उन लोग अपना कंपनी को कंटिन्यू कर रहे हैं, और उन लोग को पता है 5 मेंबर्स है, तो उस केस में क्या होगा, उन लोग लायबल रहेंगे फॉर ऑल द डेट्स। कंपनी का जितना भी डेट्स है उसके लिए उन लोग लायबल रहेंगे, और उन लोग का लायबिलिटी पर्सनल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होगा।
मतलब अब ये नहीं माना जाएगा कि कंपनी डिफरेंट है, सेपरेट है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अब कंपनी का जितना भी डेट्स है उसके लिए कंपनी लायबल नहीं रहेगी, बट मेंबर्स लायबल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है मिस स्टेटमेंट्स इन प्रोस्पेक्टस। तो अगर कंपनी का प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट हो गया, कुछ गलत चीज छपवा दिया गया, और प्रोस्पेक्टस दिया जाता है मार्केट में, इन्वेस्टर्स प्रोस्पेक्टस देखकर ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, और अगर प्रोस्पेक्टस में ही गलत प्रिंट किया हुआ है, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी खुद तो प्रिंट कर नहीं सकती है, तो अब प्रोस्पेक्टस में गलत कुछ मिस स्टेटमेंट हो गया है और उस वो देखकर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर दिया और उनका कुछ लॉस हो गया, तो इनके इसके लिए भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होगा, एंड जो मेंबर्स है, डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स, दे विल बी लायबल फॉर दिस। तो देखते हैं, एज पर द कंपनीज एक्ट, इफ देयर इज एनी मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, अगर कुछ भी मिसस्टेटमेंट हुआ, कुछ गलत लिख दिया गया प्रोस्पेक्टस में, कुछ गलत चीज छपवा दिया गया, then every director, promoter and every other person who authorized the issue of prospectus, तो वो सारे पर्सन, डायरेक्टर, प्रोमोटर या फिर और कोई भी पर्सन जो है कंपनी के, जिन लोग ऑथराइज किए थे ये प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए, उन लोग लाइबल रहेंगे, शैल बी लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन टू एवरी पर्सन हु सब्सक्राइब्स फॉर एनी शेयर्स ऑन द फेथ ऑफ द प्रोस्पेक्टस। तो उन लोग लाइबल होंगे, वो सारे मेंबर्स जिन लोग इशू किए थे ये प्रोस्पेक्टस को, अथॉरिटी दिए थे कि ये प्रोस्पेक्टस को अब इशू कर दिया जाए, उन लोग लाइबल रहेंगे टू पे द कॉम्पनसेशन टू एवरी पर्सन, यानी कि जितने भी लोग वो प्रोस्पेक्टस देख के कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किए हैं, उन लोग को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स को। ठीक है, क्योंकि उन लोग प्रोस्पेक्टस को देखकर ही ये सोचे कि वो प्रोस्पेक्टस सही चीज बता रहा है, सही स्टेटमेंट दे रहा है, और वही देख के उन लोग उस कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किए, इन्वेस्ट किए उस कंपनी में। तो इस केस में उन लोगों को, जो कंपनी के जो मेंबर्स है, उनको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, यानी कि डायरेक्टर, प्रोमोटर्स, for any loss sustained by him due to such untrue statement। तो because of this untrue statement, जो भी लॉस होगा उस सब्सक्राइबर को, जो शेयर सब्सक्राइब किया है उस कंपनी का, उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। फिर थर्ड है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में ये भी आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी। इसमें क्या होता है, इसमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कौन ओन करता है वो कंपनी को, कौन रियल ओनर है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी का फायदा होता है या लॉस होता है, वो तो होता है, लेकिन साथ ही साथ उसके पीछे कोई कंपनी के जो मेंबर है, जो उसको, जिसका ओनरशिप है उस कंपनी का, जिसके पास ओनरशिप है वो कंपनी का, उसका फायदा होता है। अगर कंपनी लॉस में भी जा रहा है तो भी उसका फायदा हो रहा है उस पर्सन का। तो इसमें ये इन्वेस्टिगेट करना होता है कि वो कौन पर्सन है, वो रियल पर्सन कौन है, जिसका ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द कंपनी, एंड वो कौन है जो कंट्रोल करता है कंपनी के पॉलिसीज को। तो यहाँ पे वही कहा गया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट वन और मोर इंस्पेक्टर्स टू इन्वेस्टिगेट। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपॉइंट कर सकते हैं एक इंस्पेक्टर या फिर एक से ज्यादा इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, सो दैट उन लोग इन्वेस्टिगेट करें द मेंबरशिप एंड अदर रिलेटेड मैटर्स ऑफ द कंपनी। उन लोग इन्वेस्टिगेट करें मेंबरशिप को, कितने मेंबर्स है, कौन क्या कंट्रोल कर रहे हैं, एंड अदर रिलेटेड मैटर्स ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रू पर्सन्स बिहाइंड इट। ये इन्वेस्टिगेट किया जाता है सो दैट उन लोग ट्रू पर्सन, वो रियल पर्सन को इन्वेस्टिगेट कर पाए, देख पाए, डिटरमाइन कर पाए कि कौन है जिसका कंपनी के नाम पे वो अपना फायदा कर रहा है। ठीक है, बिहाइंड इट हु हैव, तो इसमें दो है, हु हैव पहला है फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द कंपनी, ऐसा पर्सन जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द कंपनी, या फिर who control or materially influence the policy of the company। फिर है नेक्स्ट मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज नेम। तो कंपनी का नेम अगर गलत लिखा गया, अगर वो कंपनी का नाम है एक्स एंड वाई लिमिटेड, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें लिखा जा रहा है एक्स वाई कंपनी लिमिटेड, तो मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज नेम है। यहाँ पे क्या होता है देखते हैं, it is obligatory, it is mandatory on the part of the company to mention its name fully and properly at the places of its business।
and in all its letters, documents, papers, agreements, negotiable instruments, etc. तो ये obligatory है कि कंपनी का जो नाम है वो पूरा नाम मेंशन रहे। ऐसा नहीं कि बस आधा नाम मेंशन है, एक्स एंड वाई कंपनी लिमिटेड है तो बस लिखा हुआ है एक्स कंपनी लिमिटेड, ये भी गलत है। उसका नाम फुली लिखा रहना चाहिए एंड प्रॉपरली लिखा रहना चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स में, लेटर्स में, पेपर्स में जो भी रिलेटेड है कंपनी से। ठीक है, कंपनी का कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स है या फिर उसका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि हुंडीज, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इसमें सारा जो कंपनी का नाम है वो अच्छे से डिस्क्राइब रहना चाहिए, मिस डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो देखते क्या होता है। इफ एनी ऑफिसर और एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी यूजेस इट्स नेम इनकरेक्टली और इम्प्रॉपरली, अगर कोई पर्सन कंपनी के बिहाफ में कंपनी का नाम को गलत यूज कर रहा है या गलत लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट में, इम्प्रॉपरली लिखा हुआ है, इन कनेक्शन विथ एनी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट, ही शैल बी पर्सनली लायबल फॉर इट। तो वो पर्सन जो भी कर रहा है वो पर्सन जो है वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। हमें पता है कि कंपनी में मेंबर्स का लाइबिलिटीज क्या रहता है, लिमिटेड रहता है, लेकिन जब कॉर्पोरेट वे लिफ्ट हो जाएगा तो वहां पे जो लाइबिलिटीज है वो भी पर्सनल हो जाएगा, यानी कि मेंबर्स जो है उन लोग पर्सनली लायबल होंगे, जिन लोग भी डिफॉल्ट में रहेंगे। नेक्स्ट है लाइबिलिटी फॉर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इफ इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी मतलब अगर कंपनी को बंद किया जा रहा है उस दौरान ये पता चलता है, इट अपियर्स दैट एनी बिजनेस ऑफ द कंपनी हैज बीन कैरिड ऑन विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर्स और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस। तो कंपनी के वाइंडिंग अप के दौरान ये पता चलता है कि जो कंपनी है उसका बिजनेस को कैरी किया जा रहा था इस इंटेंशन से कि जो क्रेडिटर्स है उसको डिफ्रॉड करे, यानी कि कुछ फ्रॉडुलेंट एक्ट करे, मे बी क्रेडिटर्स का पैसा वापस ना दे, चुपचाप से निकल जाए, कंपनी को वाइंड अप करे, कुछ भी ऐसा इंटेंशन था कि जो क्रेडिटर्स है कंपनी के उसके साथ फ्रॉड करे, कुछ फ्रॉडुलेंट कंडक्ट करे, कुछ इलीगल काम, तब कोर्ट डिक्लेयर करता है, द कोर्ट में डिक्लेयर दैट एनी पर्सन्स हु वेर नोइंगली पार्टीज टू सच फ्रॉडुलेंट कंडक्शन ऑफ बिजनेस, मतलब वो पार्टीज जिन लोगों को पता है, द पार्टीज हु आर अवेयर अबाउट दिस फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, दैट पार्टी shall be personally responsible for all the debts or other liabilities of the company। तो वो पार्टी जिनको पता है, वो मेंबर्स या पार्टीज जिन्हें पता है अबाउट दिस फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, दे आर अवेयर, तो उन लोगों को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, यानी कि उन लोग पर्सनली लायबल रहेंगे फॉर ऑल द डेट्स और अदर लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे भी देखते हैं हम कि कैसे जो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है। सिक्स्थ है अल्ट्रा वायरस एक्ट। इसमें क्या होता है, अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड वंस पावर और अथॉरिटी। तो अगर कोई भी मेंबर ऐसा काम किया जो बियॉन्ड हिज और हर ओन पावर एंड अथॉरिटी है, यानी कि उसको जितना अथॉरिटी दिया गया है उससे वो ज्यादा काम करे, जैसे कि कंपनी जब फॉर्म होती है उसके टाइम पे एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जो रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इस डॉक्यूमेंट में कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज दिए रहते हैं। तो अगर उस राइट्स एंड ड्यूटीज के बियॉन्ड किसी ने कुछ काम किया, बियॉन्ड वंस पावर और अथॉरिटी, द डायरेक्टर्स ऑफ a company are personally liable for the ultra virus acts even if they are performed on behalf of the company। तो इसमें क्या होगा, जो डायरेक्टर्स है कंपनी के, उन लोग पर्सनली लायबल रहेंगे फॉर सच एक्ट। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स ने कुछ अल्ट्रा वायरस एक्ट किया, दैट इज उसने ऐसा एक्ट किया, उन्होंने ऐसा एक्ट किया जो बियॉन्ड पावर और अथॉरिटी है, तो उस केस में उन लोग को पर्सनली लायबल कहा जाएगा। भले ही उन लोग ये परफॉर्म किया ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, फिर भी ये जो एक्ट है वो उन लोग को नहीं करना था, दैट इज बियॉन्ड देयर अथॉरिटी। तो इस केस में भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होता है। So that's all for today. Thank you to all.